जाना था, मेरी तो जिंदगी वीरान हो गई। खुदा गारत करे उसको जिसने मेरी बेटी को यतीम कर दिया। मेरे घर का रखवाला था, 10 दिन में आते थे पर आते तो थे। या अल्लाह, तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। अब किसके सहारे जिंदा रहूंगी। क्या हुआ था? किसने मारा? पता नहीं, इनकी मौत इन्हें खींच के लाई थी। मैं तो फायर की आवाज सुन के भाग के आई हूँ। पुलिस राय के मुताबिक इलाके के पुराने रहायशी इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर नासिर हमीद को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। आप लोगों में से किसी ने फायर की आवाज़ सुनी थी? सर, मैंने सुनी थी। किसी को भागते हुए देखा? सर, आजकल हालात ऐसे हैं, कौन फ़ौरन निकलता है गोली की आवाज़ सुन के। वो तो इन लोगों के घर से जब रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आई तब हम लोग आए यहाँ। तो इनके घर में कोई मर्द तो होता नहीं था, हम तो समझे कि कोई डकैत घुस आए हैं। मर्द नहीं होते क्या मतलब? नासिर साहब ने 3 शादियाँ कर रखी थी, इसलिए कई दिन बाद आते थे। ओह, तुम ऐसा करो कि एम्बुलेंस बुलवाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे ज़रा। इब्तिदाई मालूमात में ये बात सामने आई कि मकतूल नासिर ने 3 शादियां कर रखी थी, इसलिए मकतूल अक्सर घर से गायब रहता था और 8-10 दिन में वो अपनी पहली बीवी आयशा और बेटी आमना के पास आता जाता रहता था और ये बात मोहल्लेदारों के इल्म में थी। इसलिए पुलिस इब्तिदाई तौर पर ख्याल कर रही थी कि एक डकैती की वारदात है जिसमें मुजाहिमत पर नामालूम मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है, या फिर मुमकिन है कि मकतूल ने मुल्जिमान को पहचान लिया हो। वजह जो भी रही हो, पुलिस जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले कर चुकी थी और तदफीन के बाद पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन और अहले मोहल्ला से तफ्तीश का आगाज कर दिया था। आपा, इंस्पेक्टर साहब आए, वो आपका बयान लेना चाहते हैं। ठीक है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। आप बैठे, मैं आती हूँ। हमारा मकसद आपकी परेशानियों में इजाफा करना नहीं था, बल्कि आप लोगों के बयान से मुजरिमान तक पहुंचने में आसानी होगी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नासिर साहब ने 3 शादियां कर रखी थी, सुना आपसे इख्तलाफात भी थे? नहीं, हमारे दरमियान कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं था। छोटे थे? क्योंकि हमने तो सुना है कि वो 10-10, 15-15 दिन आपके पास नहीं आते थे। हाँ, बस यही इख्तलाफ था जिसे मैं समझती भी थी, लेकिन मेरी बच्ची इस चीज़ को बहुत महसूस करती थी। वक़्त वाले दिन आपके घर में आपके शौहर को गोली लगी, ना तो आपने गोली लगते हुए देखा और ना ही कातिलों को। अजीब बात नहीं है ये? जब उन्हें गोली लगी उस वक्त मैं अपने कमरे में थी। क्यों, आप उन्हें रुखसत करने बाहर तक नहीं आई थी? नहीं, क्योंकि उस दिन उनके यहाँ ना रुकने पर हमारे दरमियान कुछ तलखी हो गई थी। ये लीजिए। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आयशा, मुझे कुछ काम है। आज दोपहर को ही तो आप पूरे 10 दिन बाद आए और फिर काम याद आ गया। कह दिया ना कि फिर आ जाऊंगा। साफ क्यों नहीं कहते कि आपकी चहीती ने मना किया यहाँ रुकने के लिए? क्या हम माँ बेटी का आप पे कोई हक नहीं है? तुम्हारे वहम तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं। तुम्हारे हवास पर सलमा छाई और कुछ नहीं। इसलिए कि जब से वो आई है ना, आपने यहाँ रहना छोड़ दिया है, लेकिन आज आप कहीं नहीं जाएंगे। हट जाओ, मुझे जाने दो, जिद मत करो। मैंने कहा ना, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कल जाएंगे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर हूँ। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? हट जाओ मेरे सामने से। बात सुने नासिर। नासिर, 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 क्या हो गया? आमना, आमना जल्दी आओ। नासिर, क्या हो गया?
दरवाज़ा खुला था, आपने किसी को भागते नहीं देखा? जी नहीं। इसका मतलब है कि नासिर साहब ने दरवाज़ा खोला और सामने मुलजिमान थे। मैं क्या कह सकती हूँ? सलमा नासिर साहब की दूसरी बीवी है। तीसरी। उनकी दूसरी शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सलमा से शादी के बाद वो बहुत कम आते थे। रिश्तेदारी थी? सलमा ने अपने साबका शौहर से तलाक लेकर नासिर से शादी की थी और उसके साबका शौहर से 2 बच्चे भी हैं। वो एक निहायत चालाक और मक्कार औरत है। ये आप किस तरह कह सकती हैं? क्योंकि मुझे यकीन है कि उसने नासिर से शादी सिर्फ जायदाद के लिए की है। और तो और उसके भाई भी बदमाश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? आपकी बेटी कैसी है? वो बेचारी बच्ची तो बहुत परेशान है। जैसा भी था, बाप का सहारा तो था, जो वो भी नहीं रहा। मैं उसका अकेले में बयान लेना चाहता हूँ। लेकिन वो बच्ची बेचारी तो बहुत डिप्रेशन में है। आप फिक्र ना करें, हमसे बातें करके हो सकता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। आप भेजिए पुलिस से। जी अच्छा। बुला दीजिए उसे। जी अच्छा, बुलाती हूँ। बेटा, वो इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बुला रहे हैं, अकेले में तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। ये सब ना उस सलमा का किया धरा है। जिस दिन उसकी हकीकत तुम्हारे अब्बू को पता चलेगी ना, तुम देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आपका ख्याल है। अब्बू एक और शादी कर लेंगे, लेकिन हमारे पास वापस नहीं आएंगे। तुम इसे समझाती नहीं हो? वो बहुत डिस्टर्ब है आपकी वजह से, और मुझे तो खतरा है कि कहीं पढ़ाई पर भी इसका असर ना पड़े। आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? इंटर सेकेंड ईयर में। आप काफ़ी समझदार लगती हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ छुपाएंगी नहीं। क्या शुरू से ही आपके वालिद साहब घर से गायब रहते थे? मेरा मतलब है कि क्या वो इसी तरह घर पे कम आना होता था उनका? जब उन्होंने दूसरी शादी की तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन 2 साल पहले जब उन्होंने तीसरी शादी की, तब से उनका घर आना काफ़ी कम हो गया था। हफ्ते भर वो घर नहीं आते थे। बेटा, जरा ये 2 जोड़े तो मेरे इस्त्री कर दो। वो मैं ये कह रही थी कि पूरा 1 हफ्ता हो गया तुम्हारे अब्बू घर नहीं आए। अम्मी, आप सब जानती तो हैं, तो फिर आप क्यों इंतजार करती हैं? तुम्हारे अब्बू हैं वो, और मेरे शौहर। इंतजार तो होगा ना। लेकिन उनको भी तो उनके रिश्ते का पास रखना चाहिए। ये सब ना उस सलमा का किया धरा है। जिस दिन उसकी हकीकत तुम्हारे अब्बू को पता चलेगी ना, तुम देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आपका ख्याल है। अब्बू एक और शादी कर लेंगे, लेकिन हमारे पास वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो मुझे नंबर तो मिला के दो। ठीक है, मैं मिला देती हूँ, लेकिन बात आप ही करना। हेलो। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है आपको। 1 हफ्ता हो गया? जाहिर है, आपको क्यों याद रहेगा, लेकिन मेरे दिल पर तो 1-1 दिन लिखा हुआ है ना। तंज कर रही हो? तंज नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ। अच्छा चलो, आज आ जाते हैं। याद रखिएगा, 3-4 दिन तक वापस जाने नहीं दूंगी। पिटवाओगी क्या? बहुत डर लगता है। आए तो सही, पिटवाऊंगी नहीं, पीटूंगी। हाँ भाई, तुम कह सकती हो। ठीक है, मैं
आज शाम को आ रहा हूँ। हाँ, मानो भी आपको बहुत याद कर रही है, ज़रूर आइएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। भाई, हमारी बेटी कैसी है? जी, मैं ठीक हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में भी हम ठीक ही रहते हैं। मानो, देखो टोको मत, हमारी बेटी को तंज करने का हक है। बेटा आओ बैठो तो सही। हम कौन होते हैं आप पे तंज करने वाले? आप आ गए, आपकी मेहरबानी। आप नहीं आते तो भी कोई बात नहीं थी। देखो बेटा, ऐसी रूठी रूठी बातें मत करो। तुम तो जानती हो कि मैं कितना मसरूफ आदमी। जी, मैं सब जानती हूँ। अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मुझे मालूम है ये क्यों नाराज है। नासिर साहब के बारे में ये बात समझ में आती है कि देखें, वो अपनी ज़िंदगी और अपने हालात से कभी मुतमिन नहीं हुए। उनकी एक शादी के बाद, पहली शादी के बाद बेटी भी थी, इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरी बार शादी की, फिर वो वहाँ पर मुतमिन नहीं हुए, फिर उन्होंने तीसरी बार की, जो कि उनके किसी ऐसे रवैये को शो करता है कि वो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार थे। उनके न्यूरोट्रांसमीटर का भी इम्बैलेंस था कि वो अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए थे। हमारी बेटी का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तो आपको खुद समझना चाहिए। यार क्या बताऊं, जिंदगी में इतनी उलझने हैं, कुछ कर नहीं सकता। माफ़ कीजिएगा, ये सारी उलझने भी आपकी खुद पैदा कर दाएं। तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए ना, और उसे समझाना चाहिए। वाह नासिर साहब वाह, मुझे ज़िबा करने की इजाज़त मुझी से मांग रहे हैं। ठीक है, तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है। कोचिंग जा रही हो ना? नहीं, अभी लेगी दाखिला। देखो बेटा, पढ़ाई में कोताही मत करना। ये जो इंटर होता है ना, ये हाई एजुकेशन की बेस है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हाँ बेटा, वापसी कब तक होगी? उम्मीद है पापा 8-10 दिन बाद मुलाकात होगी। ये क्या हो गया इसे? तुम इसे समझाती नहीं हो? वो बहुत डिस्टर्ब है आपकी वजह से, और मुझे तो खतरा है कि कहीं पढ़ाई पर भी इसका असर ना पड़े। आप क्यों नहीं रोज आते हैं? आप खुद बैठ के उसको समझाएं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मुश्किल है। लो, तुम लोगों की बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, तो अब आप भी चल दिए? अरे ऑफिस जा रहा हूँ, ना जाऊँ? आयशा के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसकी हैंडलिंग और डीलिंग अपने हस्बैंड के साथ अप्रोप्रिएट नहीं रही थी। ठीक है, उसको असर्टिव होना चाहिए था। जब उसके हस्बैंड दूसरी बाहर टाइम गुजार रहे थे या बाहर तवज्जो दे रहे थे, उसे उस वक्त उनको बोलना चाहिए था। उनको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत थी कि इस घर को उनकी ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है, आपकी बच्ची को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, मगर वो कंप्रोमाइज़ करती थी। जावेद, मेरे पापा आए थे। अरे वाह भाई, मुबारक हो। मजाक नहीं, बेटी की याद आ गई होगी। मेरा ख्याल है वो बाप और होते हैं। तो इसमें इतना संजीदा होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें खुशी नहीं है उनके आने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे क्यों? पापा हैं तुम्हारे। माँ बाप तो वो होते हैं जो 24 घंटे अपनी औलाद को साए में रखें। और मेरा बाप? तुम्हारे वालिद भी? अरे तौबा करो, घर आने में जरा सी देर हो जाती है ना तो खिंचाई कर देते हैं। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोचता हूँ कितनी फिक्र है उनको मेरी। मैं भी यही चाहती हूँ
कोई मुझे रोके, कोई मुझे टोके, मेरे पापा भी मुझे डांटे। अरे घबराओ मत, जब शादी करके तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा ना तो अपने पापा दे दूंगा। चलो उठो, देर हो रही है। चलो। अरे रूबी बेटा, तुम कब आई? अम्मी, ये बदरू है, कभी भी आ सकती है। जी नहीं, ये कोई बदरू नहीं है, ये बहुत अच्छी रूह है। इसको देखने से कम तुम्हारे चेहरे पे रौनक तो आ जाती है। खुदा की कसम आमना, तू बहुत बेवफा है। बस रहने दे वफा की पुतली। अरे रूबी बेटा, तुम कब आई? अम्मी, ये बदरू है, कभी भी आ सकती है। जी नहीं, ये कोई बदरू नहीं है, ये बहुत अच्छी रूह है। इसको देखने से कम तुम्हारे चेहरे पे रौनक तो आ जाती है। ये कुछ आया तुम्हारे समझ शरीफ में? अच्छा चलो, तुम लोग जाके कमरे में बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। खाने को कुछ लाऊं? अरे अम्मी, रहने दे, अभी इसने मेरा भेजा जो खाना है। अच्छा भाई, जाओ, दोनों एक दूसरे का भेजा खाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, चल। चल बैठ। और सुना, कैसी है? मैंने तेरे साथ कौन सी बेवफाई कर दी जो तू ताने मारने चली आई? क्या कहा था? संडे को आऊंगी। आ गई तू? यार काम में लगी हुई थी, याद ही नहीं रहा। हाँ हाँ, बड़े पहाड़ खोद रही थी ना। सीधा सीधा बोल के जावेद के ख्यालों में गुम थी। वैसे कैसा है जावेद? ठीक है। मुलाकात तो हुई होगी? हाँ, रोज खड़ा होता है कॉलेज के रास्ते में। चल, तूने अपना रिश्ता ढूंढ ही लिया। बकवास बंद कर। क्यों? कहीं और नजर है क्या? अपने जैसे समझा है क्या? अरे हमें जावेद जैसा हीरो मिल जाता है ना तो कहीं और नजर जाती ही नहीं। तो फिर तू ले ले, मैं छोड़ देती हूँ। क्यों? तू तो कह रही थी बड़ा मुखलिस है तेरे साथ। वो तो संजीदा है, मगर मैं नहीं। कोई बात हुई है क्या? नहीं यार, बस अम्मी की हालत देख देख के मर्दों पर से यकीन ही उठ गया। पापा आए थे क्या? हाँ आए थे, ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को करीब से गोलियां मारी गई थी, लेकिन ना ही इस वाक़े का कोई ऐनी शाहिद मौजूद था और ना ही किसी ने मुल्ज़मान को फरार होते हुए देखा था। मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाके का बयान भी पुलिस के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा था। करीब था कि पुलिस वाक़े को डकैती की वारदात करार देकर फाइल को दाखिले दफ्तर कर देती। मकतूल नासिर का भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गया। हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? सर, मुल्जिम का कुछ पता चला? हशमा साहब, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन गालिबन गुमान यही है कि ये एक डकैती की वारदात थी। सर, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ख्याल की वजह? सर, बहुत सारी वजूहत हैं। हशमा साहब, जावेद नामी लड़के से अपनी दोस्ती का इकरार आमना बीबी पहले ही कर चुकी है। सर, वो लड़का इतना सीधा नहीं है जितना आमना बीबी ने आपको बताया होगा। आप बेफिक्र रहें, हम चेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह जल्द हुई अच्छी रिपोर्ट। बस सर, हम भी यही चाहते हैं कि मुल्जिम को सामने आना चाहिए। ठीक, मुझे बहुत शुक्रिया। हाँ, छोड़ इसको। ओए, इतनी मेहमान नवाजी काफी है, क्या होती है? वो पिस्टल मेरे ही था।
जावेद से क्या ताल्लुक है तेरा? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो एक अच्छा लड़का है। इतना अच्छा है कि तेरे लिए जायज नाजायज सारे काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही सब कुछ है। तेरा फोन रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि तू झूठ बोल रही है। आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या जावेद भी झूठ बोल रहा है? जल्दी बकवास कर। जावेद कहाँ है? जावेद हमारे पास है और वो अपने मुंह से सब कुछ फूट चुका है। जाए बकवास से जो हॉल मिला है वो जावेद की पिस्तौल का था, जो कुछ दिन पहले तूने उससे ली थी। अब तू बता कि हकीकत क्या है? मेरे वालिद की तीसरी शादी के बाद हमारे कदमों के नीचे से जमीन तो निकल ही गई थी, अब सर के ऊपर से छत भी जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मम्मी, आपका मूड खराब लग रहा है? कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारे अब्बू आए थे। कैसे आ गए वो आज? अपने मतलब से ही आए थे। जाहिर है अपने मतलब से ही आएंगे, वरना उन्हें हमसे क्या काम? क्या कह रहे थे? बेटा वो हमसे ये घर छीनना चाहते हैं। क्या मतलब? अब इस घर में उनकी तीसरी बीवी रहेंगी, सलमा बेगम। उन्हें बड़े घर की जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे? किसी फ्लैट में रखना चाहते हैं, और ये ना उनकी उस तीसरी बीवी का ही प्लान है। तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने तो मना कर दिया। अच्छा किया, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने गाने कैसे लगाए हुए? चेंज कर लो। कोई और सीडी है? हाँ है, डैशबोर्ड में देख लो। हाँ। तुम ये भी रखते हो? जब तुम्हारे पास आता हूँ तो लेकर आता हूँ। क्यों? मुझे मारना है? अरे तुम्हारी हिफाजत के लिए। अगर मेरी हिफाजत के लिए तो इसे मेरे पास होना चाहिए। तुम क्या करोगी? ये तुमसे नहीं चलेगी। मैं और मम्मा अकेले रहते हैं, तुमसे ज्यादा इसकी जरूरत हमें है। बैग ले लूं? तुम्हें वापस कर दूंगी। अच्छा ले लो। वैसे ये बहुत भारी है। हाँ भारी तो है, मगर तुम्हारे लिए बेकार है। कैसे चलाओगी तुम? तुमसे सीखूंगी। कहीं मुझ पर मत ठान देना। हो भी सकता है। चलो हमें ये भी मंजूर है। रूबी, मेरे सीने में एक तूफान बरपा है, मैं किससे कहूँ? क्यों, क्या हुआ? सब खैर है? क्या करोगे? जान से मार दोगे? मारो। मैं तलाक देकर तुम्हें बेदखल भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे तलाक दोगे? नेचुरली हमारे अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत अपने फादर के साथ क्लोज होती हैं और जो बॉयज़ हैं वो मदर के साथ क्लोज होते हैं। उस थ्योरी को देखते हुए ये बात समझ में आती है, जब ये बच्ची को बाप से प्यार नहीं मिला और ये तन्हाई का शिकार हुई तो उस वजह से इसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रहे थे, ये डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, एंग्जाइटी का शिकार भी हो रही थी। क्या मुसीबत आ गई आमना, जो इतनी आधी रात को तुमने कॉल की? नींद नहीं आ रही थी। तो ये तुम्हारा मसला है ना? रूबी, मेरे सीने में एक तूफान बरपा है, मैं किससे कहूँ? क्यों, क्या हुआ? सब खैर है? कल पापा आए थे, उन्होंने अम्मी से कहा कि हमें ये घर खाली करना होगा। तुम्हारे अब्बा हर वक्त क्यों आ जाते हैं? जब दूसरी तीसरी शादी की हुई उन्होंने तो। आमना, एक बात कहूँ, ये सब किया धरा तुम्हारी तीसरी माँ का है। तुम खुद सोचो, मेरे और अम्मी के पास तो कुछ भी नहीं होगा, हम खाली हाथ हो जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, सलमा तुम्हारे बाप को बेवकूफ़ बनाकर सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। ये सब पापा का कसूर है,
वो अम्मी की सारी कुर्बानियाँ भूल गए। आमना की एज के बारे में ये बात समझ में आती है कि इस टाइम में उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, उसकी शख्सियत बन रही थी, मगर वो जिन महरूमियों का शिकार हुई उन महरूमियों की वजह से उसके अंदर एक तो गुस्से का कंट्रोल नहीं रहा, उसकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। मानो बेटा कैसी हो? फोन पे ही पूछ लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कैसे बात कर रही हो तुम बेटा? हेलो, कैसी हो? ठीक हो? आज 10 दिन बाद ख्याल आ गया मेरा हाल पूछने का? अरे अभी 10 दिन कहाँ हुए? अभी उस दिन तो मैं आया था जब आमना की शादी की बात चल रही थी। फोन पे बात हुई थी। ओह, मेरा तो ख्याल है कि मैं उसी दौरान आया हूँ। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जब ज्यादा बीवियां हो ना तो याद ही नहीं रहता कि किस बीवी के पास गए थे। छोड़ो दूसरों को, तुम अपनी बात करो। तुम तो मेरी पहली मोहब्बत हो। जब पहली मोहब्बत बीवी बन गई तो दूसरी मोहब्बतों की लाइन लगा दी। पहली मोहब्बत होती। काश नासिर साहब मैं आपकी तीसरी मोहब्बत होती, कम से कम आप मेरे पास तो रहते। अरे यार छोड़ो ये शिकवे शिकायत, कोई और बात करते। अच्छा ये बताएं, खाना तो खाएंगे ना? खाना तो मैं देर से खाता हूँ। चलो तो थोड़ा ठहर के खा लेंगे। तो आज क्या तुम रुकोगे नहीं? आयशा आज ऐसा है कि कुछ काम है। और वो काम सलमा के साथ ही होगा। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? 1-2 दिन के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। फिर तुम जितने दिन कहोगे ना उतने दिन रुक जाऊंगा। तो फिर आज भी आने की क्या जरूरत थी? 1-2 दिन बाद आ जाते, और हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बात करनी थी तुमसे। मुझसे बात करनी है? क्या बात यह है कि ये मकान तुम दोनों माँ बेटी के लिए खासा बड़ा है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कि तुम सलमा के फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। 2 कमरों का है, तुम्हारे लिए बहुत है। लेकिन वो फ्लैट तो किराए का है। तो तुम्हें क्या, किराया तो मैं दूंगा ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वो सलमा वो यहाँ आ जाएगी। वाह, मैं उस किराए के फ्लैट में चली जाऊं और वो यहाँ आके रहे? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये मकान मेरा है, जहेज में नहीं लाई थी तुम। ये मकान मेरा और मेरी बेटी का है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो तुम समझती क्यों नहीं? तुम सिर्फ 2 माँ बेटी हो। आमना की शादी के बाद अकेली रह जाओगी। इतने बड़े मकान का क्या करोगी? सलमा के बच्चे ज्यादा है, उसका मांग गुजारा मुश्किल से होता है। बस बस, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये घर मैं अपनी मानों को दे दूंगी, लेकिन उस सलमा को नहीं। चाहे इसके लिए तो मुझे जान से मार दो। देखो तुम्हारी ये जिद नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें। क्या नुकसान पहुंचा सकती है? क्या करोगे? जान से मार दोगे? मारो। मैं तलाक देकर तुम्हें बेदखल भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे तलाक दोगे? नासिर, तुमने आज सारी हदें अपनी पार कर दी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक जवान बेटी के होते हुए तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। और तुम्हारी जिद ये करवा कर रहेगी। अरे मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही बेवाओं जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के गले में ये तौक भी डल जाए कि वो एक तलाक याफ्ता माँ की बेटी है, तो ये और बात है। मैं खत्म, बकवास बंद करो।
जितनी भी क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसमें ये समझ में आता है कि ऐसे लोगों का जो गुस्सा होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता और स्पेशली वो अपनी इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब उन्हें कोई ख्याल आता है कि हम ये कर लें तो वो उठकर वैसा ही कर लेते हैं। करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या सही किया है या गलत किया है। रुक जाए नासिर साहब। तेरी तालीम ने, तेरी माँ ने तुझे ये तमीज नहीं सिखाई कि बाप से किस तरह बात करनी चाहिए। आपको पता है बाप किसे कहते हैं? बेटियां क्या होती हैं? नहीं, आपको तो सिर्फ ये पता है बीवियां कैसी होती हैं और कितनी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जबान खुलवा दिया तेरी माँ ने। रुक जाएं, जहां खड़े वहीं खड़े रहें। तुमने मुझ पर पिस्तौल तानी। आखिर तेरी माँ ने जवान बेटी को बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन एक बात याद रख, अब तुम्हें यह मकान खाली करना पड़ेगा। आपके जिंदा होने का हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं। कम से कम आपके मरने के बाद ये घर तो हमारा हो जाएगा। क्या तू मुझे मारेगी? मुझे मारेगी तू? दे, मार मुझे, मार। बिलाखिर 1 माह की मुसलसल कोशिश के बाद पुलिस ने मकतूल नासिर के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल करके मकतूल की बेटी आमना, उसके दोस्त जावेद और अहलिया आयशा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अपने इब्तदाई बयान में मुलजिमा आमना ने बताया कि उसके बाप ने अपनी अय्याशियों की खातिर उसे और उसकी वालिदा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था और दूसरी बीवियों के कहने पर उन पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, जिसे वो अब तक बर्दाश्त करती चली आ रही थी। लेकिन अब वो उनसे उनकी छत भी छीन लेना चाहता था और उनके हिस्से की जायदाद भी दूसरी बीवी और उनके बच्चों के नाम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने हक की खातिर जो बेहतर समझा वो उन्होंने कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बड़ी होशियारी से अपने बाप को कत्ल करके इस वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। मुलजिमान का ख्याल था कि मकतूल नासिर की मौत के बाद उन्हें उनके मकान से कोई नहीं निकाल सकेगा। पुलिस ने मुलजिमान के एतराफ़ी बयान के बाद चालान अदालत में पेश करके मुलजिमान को जेल भेज दिया है। तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने, न कोई अश्क बहाया न आह की हमने। तुझे भी हमसे शिकायत है ए दिले नादा, तेरे लिए तो जवानी तबाह की।